हमारे इर्द गिर्द हर चीज को मुख्तलिफ सिमत में धकेला यानी पुश और खींचा यानी पुल किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप अपनी अप्लाइड फोर्स से एक सोफे को खींच रही होंगी, लेकिन फ्रिक्शन इसके खिलाफ मुजाहमत करेगी। फिर ग्रेविटी नीचे की तरफ असर कर रही है, जिससे इसका अपना वेट बनता है, और फिर फर्श से ऊपर की तरफ धकेल रहा है, जिससे इसे नॉर्मल फोर्स मिलती है। कितनी सारी फोर्सेस हैं जो मुख्तलिफ समतों में असर कर रही हैं। अगर आप बाहर की कोई मिसाल लें तो फर्ज करें कि एक रॉकेट है। फिर से रॉकेट का अपना वेट नीचे की तरफ असर कर रहा है, थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, हवा नीचे की तरफ एयर रेजिस्टेंस पैदा कर रही है। कितनी सारी फोर्सेस हैं। हम टोटल फोर्स का कैसे हिसाब करें? हम कैसे पता करें कि ये सारी फोर्सेस मिलकर क्या असर होता है? यही चीज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और हम ये करेंगे, एक चीज बनाएंगे जिसे फ्री बॉडी डायग्राम्स कहते हैं। लेकिन इससे पहला सवाल जो हमारे जहन में आ सकता है वो ये है कि अरे, हम बस सारी फोर्सेस को जमा क्यों नहीं कर लेते? असल मसला ये है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी। और जब भी आप वेक्टर्स के साथ काम कर रहे हों, आप उन्हें बस जमा नहीं कर सकते। आपको डायरेक्शंस यानी सिमत का ख्याल रखना होता है, और हम देखेंगे कि ये कैसे करते हैं। और अगला सवाल जो हमारे जहन में आ सकता है वो ये है कि फोर्स की यूनिट क्या है, यानी हम इसे नंबर में कैसे जाहिर करते हैं। जैसे फोर्स है 100, लेकिन 100 क्या? फोर्स की यूनिट क्या है? असल में फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट को न्यूटन कहते हैं। जी हाँ, ये सर आइजैक न्यूटन के नाम पर है, और हम इसे बड़े हर्फ N से जाहिर करते हैं। यही फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट है। और जब भी आप कोई नया यूनिट सीखें, पहला सवाल आपके जहन में ये होना चाहिए कि वो यूनिट कितना बड़ा है। तो न्यूटन कितना बड़ा है? हम चाहते हैं कि आपको इसका अंदाजा हो। और अगर आप ये महसूस करना चाहते हैं कि न्यूटन कितना बड़ा है, तो आप अभी वीडियो को पॉज करें और एक सेब पकड़ लें। मेरी बात सुने, वाकई ऐसा करें। अगर आपके पास सेब है तो बस इसे पकड़ लें और अपने हाथ में थाम लें। और जो फोर्स इस वक्त सेब आपके हाथ पर डाल रहा है वो तकरीबन 1 न्यूटन है। आप इस वक्त 1 न्यूटन महसूस कर रहे हैं, और ये कमाल की बात है। तो अब अगर आप 10 न्यूटन्स महसूस करना चाहें तो आप सोच सकते हैं कि ये तकरीबन 10 सेब जितनी फोर्स होगी। तो अब जब हमने फोर्स का यूनिट समझ लिया है तो यहाँ कुछ नंबर्स रखते हैं और देखते हैं कि इफेक्टिव फोर्स यानी जो असरअंदाज है वो कैसे निकालते हैं। चलें अपने रॉकेट से शुरू करते हैं। तो यहाँ कुछ नंबर्स हैं। हाँ, ये बड़े नंबर्स हैं क्योंकि रॉकेट पर बहुत बड़ी फोर्सेस लगती हैं। असल में हकीकत में तो फोर्सेस इससे भी ज़्यादा होती हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये शायद छोटे रॉकेट हैं या कुछ ऐसा ही। ये हैं वो नंबर्स, ये हैं वो फोर्सेस। अब हम कैसे मालूम करें कि रॉकेट पर टोटल फोर्स कितनी लग रही है? हमें क्या करना है? पहला कदम ये है कि अपना रॉकेट लें। इस रॉकेट को दोबारा बनाएंगे, लेकिन इसे एक सादे डब्बे की तरह बनाएंगे। और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम खूबसूरत तस्वीर और छोटी छोटी तफसीलात की फिक्र नहीं करना चाहते। हम सिर्फ फोर्सेस पर तवज्जो करना चाहते हैं। तो पहला कदम यह है कि एक डब्बा बनाएं, और यहाँ आप जो भी शक्ल चाहे बना सकते हैं। तो ये मेरा रॉकेट है, ठीक है। और अब इस पर लगने वाले सारी मुख्तलिफ फोर्सेस बनाएंगे, और आप इसे इस तरह बनाएंगे कि सारी फोर्सेस दरमियान से शुरू हों। मेरा मतलब ये है। तो ये थ्रस्ट फोर्स है। तो थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ जाती है। तो मैं इसे रॉकेट के दरमियान से बनाती हूं। आप देख रहे हैं, मुझे इस तरह काम करना बहुत आसान लगता है। और ये होगी 50,000 न्यूटन्स। तो ये होगी 50,000। आप जानते हैं 1,000 को किलो भी लिखा जा सकता है। ये बस मुख्तसर शक्ल है।
تو मैं इसे बस 50 किलो न्यूटन्स लिख दूंगी। और आपके पास वेट है जो नीचे की तरफ लग रहा है, तो मैं फिर से इसे दरमियान से बनाऊंगी। तो ये मेरा वेट यानी वजन होगा। ये होगा 10,000। तो यहाँ भी 1,000 को किलो कहते हैं, यानी 10 किलो न्यूटन्स। और यहाँ एयर रेसिस्टेंस भी है। अब चाहे एयर रेसिस्टेंस ऊपर से लग रही हो, आप फोर्सेस जहाँ चाहे बना सकते हैं। आप फोर्सेस को इधर उधर हरकत दे सकते हैं। तो मैं फिर से इसे बीच से बनाऊंगी। और ये होगी 5,000। तो आप इसे 5 किलो न्यूटन्स भी कह सकते हैं। ये है फ्री बॉडी डायग्राम। मुबारक हो, हमारा बिल्कुल पहला फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है। इसे फ्री बॉडी डायग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम रॉकेट को इसके इर्द गिर्द के माहौल से आज़ाद कर रहे हैं। हम यहाँ कोई इर्द गिर्द का मंजर नहीं बना रहे। हमें इसके इर्द गिर्द पर लगने वाली फोर्सेस की परवाह नहीं है। हम सिर्फ इस खास बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस बना रहे हैं जिसमें आप दिलचस्पी रखते हैं, जो अपने माहौल से आज़ाद है, और इसीलिए इसे फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। अच्छा, अब जब हमने ये बना लिया है तो मैं टोटल फोर्स कैसे कैलकुलेट करूं? जब फोर्सेस एक ही सिमत में हों तो आप बस उन्हें जमा कर देते हैं, और जब फोर्सेस मुखालिफ सिमत में हों तो आप मनफी करते हैं। यही करना होता है। हम ये अपने जहन में भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये पहला है तो चलो सारे मराहिल दिखा देती हूँ। तो अब मैं इसे दोबारा बनाऊंगी। मैं ये दोनों फोर्सेस जमा करूंगी क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन सिमत में है। 10 जमा 5 बनता है 15। तो अब मेरे पास कुल 15 न्यूटन्स नीचे की तरफ लग रहे हैं, और मेरे पास वो 50 न्यूटन्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं। और वैसे अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम्स को बहुत ज़्यादा बिल्कुल दुरुस्त तरीके से बनाना चाहते हैं तो आपको ये यकीनी बनाना होगा कि आपके तीर यानी एरो के निशान जो फोर्स जाहिर करते हैं उनकी लंबाई मैग्नीट्यूड के हिसाब से हो, जिसका मतलब ये होगा कि 50 न्यूटन का एरो 10 किलो न्यूटन वाले एरो से कम 5 गुना बड़ा होना चाहिए जो आपने बनाया है। लेकिन हमारे पास इसके लिए जगह नहीं है। मैं इसकी ज़्यादा फिक्र नहीं करूंगी। तो लेकिन जाहिर है अगर आपको बिल्कुल सही होना है तो यही करना चाहिए। खैर, अब आखिरकार हमारे पास दो फोर्सेस हैं जो मुखालिफ सिमत में लग रही हैं। ये एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। मुखालिफ सिमत में फोर्सेस जमा नहीं होती, ये मनफी होती हैं। लेकिन जाहिर है चूंकि ये बड़ी है तो यही जीती है। तो फिर हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 50 माइनस 15 यानी 35। और ये वाली जीती है क्योंकि ये बड़ी है, इसलिए 35 किलो न्यूटन इसी सिमत में है, ऊपर की तरफ। और आप देख रहे हैं जब फोर्स एक ही सिमत में हो तो हम जमा करते हैं, और जब मुखालिफ सिमत में हो तो मनफी करते हैं। और आप यही करते रहते हैं और आपको अपना नेट फोर्स मिल जाता है, और बस हो गया। मेरे रॉकेट पर कुल यानी टोटल फोर्स 35,000 न्यूटन्स ऊपर की तरफ लग रही है। ठीक है, एक और आखिरी तरीका यह है कि अगर आप इसे जुमले में लिखना चाहें या रियाजी के लिहाज से लिखना हो तो हम इसे नेट फोर्स के तौर पर लिखते हैं। यही लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। नेट का मतलब है टोटल या कुल फोर्स। ठीक है, और जाहिर है हमें हमेशा इसके ऊपर टीयर का निशान लगाना चाहिए क्योंकि ये वेक्टर है। या आप इसे सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। सिग्मा का मतलब है समेशन या मजमुआ, क्योंकि हम सारी फोर्सेस को जमा कर रहे हैं। खैर, ये है 35 किलो न्यूटन्स। और चूंकि हम वेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमेशा सिमत होनी चाहिए, तो हमें किसी ना किसी तरह सिमत दिखानी चाहिए। सिमत दिखाने के कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि बस एरो का निशान बना दें और बस हो गया। यह है हमारा नेट फोर्स जो रॉकेट पर लग रहा है। अच्छा,
اب اپنے صوفے کی طرف چلتے ہیں، وہاں بھی کچھ نمبرز لگا لیتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کوشش کریں اور اس کے لیے ایک فری باڈی ڈائیگرام بنائیں گے۔ یہ راکٹ سے تھوڑا زیادہ پیچیدہ ہے، ہاں میں دیکھ سکتی ہوں، لیکن کیوں نہ آپ خود کوشش کریں، غلط ہونے کی فکر نہ کریں، بس کوشش کریں اور پھر ہم مل کر کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب شروع کرتے ہیں۔ بس ایک فری باڈی ڈائیگرام، تقریباً وہی ہے جو یہاں کیا تھا، بس فرق یہ ہے کہ اب ہمارا صوفہ ایک خوبصورت اسکوائر بن گیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فورسز ہیں، اور وہ بھی ورٹیکل اور ہاریزونٹل دونوں میں۔ یہ مسئلہ یہاں نہیں تھا، تو اب کیا کریں؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہاریزونٹل فورسز اور ورٹیکل فورسز کو علیحدہ دیکھیں گے، بس اتنا ہی۔ یہ ایک دوسرے سے آزاد ہوں گی، ہم ان کو علیحدہ سنبھالیں گے۔ تو اگر میں صرف ورٹیکل فورسز دیکھوں تو دیکھیں، ہمیں بس دو برابر اور مخالف فورسز کو دیکھنا ہے۔ ہم انہیں منفی کر لیتے ہیں، اور جب آپ منفی کریں تو جواب صفر آتا ہے، کیونکہ وہ سائز میں بھی برابر ہیں۔ تو فوراً میں کہہ سکتی ہوں کہ نیٹ فورس ورٹیکل میں صفر ہے، اور ورٹیکل کے لیے ہم عام طور پر y استعمال کرتے ہیں، تو آپ اسے Fy بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ صفر ہے، اور یہ ایک ویکٹر ہے۔ تو اس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ ورٹیکل میں کوئی نیٹ فورس نہیں لگ رہی، یعنی کوئی اثر نہیں، جو لگ رہی ہیں وہ ایک دوسرے کو ختم کر رہی ہیں۔ اب ہاریزونٹل کا کیا کریں؟ تو ہاریزونٹل میں اپلائیڈ فورس جیت جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس 100 نیوٹن ہے، یہاں فرکشن ہے، تو ہم منفی کرتے ہیں، وہ مخالف سمت میں ہے لیکن یہ جیت جاتی ہے، اور اس طرح آپ کو نیٹ فورس ہاریزونٹل میں ملتی ہے، جسے ہم عام طور پر x کہتے ہیں۔ میں اسے سگما Fx بھی لکھ سکتی ہوں۔ کتنا آیا؟ یہ 100 منفی 75 ہے، آپ انہیں منفی کر رہے ہیں کیونکہ وہ مخالف سمت میں ہیں، تو جواب ہے 25 نیوٹنز، اور وہ کس ڈائریکشن میں ہے؟ یہ بائیں طرف ہے۔ تو پھر مکمل اثر کیا ہے؟ اس کرسی پر ٹوٹل فورس کتنی لگ رہی ہے؟ ورٹیکل میں تو صفر ہے، لیکن اس خاص کرسی پر 25 نیوٹنز بائیں طرف لگ رہی ہے۔ کمال ہے نا؟ ہم نے میگنیٹیوڈ اور ڈائریکشن دونوں نکال لی، اور ویسے جب بھی ٹوٹل فورس صفر آ جائے، یعنی فورسز ایک دوسرے کو کینسل کر دے، ختم کر دے، تو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ فورسز بیلنسڈ ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہ دونوں فورسز برابر ہیں، ایک دوسرے کو بیلنس کر رہی ہیں۔ تو اس مثال میں ہم کہیں گے کہ فورسز ورٹیکل ڈائریکشن میں بیلنسڈ ہیں، یعنی ورٹیکل سمت میں کسی کا کوئی اثر نہیں، اور ہاریزونٹل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ان بیلنسڈ فورسز ہیں، یعنی کچھ فورس اثر انداز ہے، بالکل اسی طرح جیسے یہاں ہے۔ کیا یہاں بیلنسڈ فورسز ہیں؟ نہیں، یہاں ان بیلنسڈ فورسز ہیں۔ اور مجھے جو بات بہت دلچسپ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس قسم کی فورسز کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، چاہے وہ ایئر ریزسٹنس ہو، ٹینشن ہو، فرکشن ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک آپ فورس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ وہ نیوٹنز میں ہے، اور آپ بس نیوٹنز کو جمع یا منفی کر سکتے ہیں سمت کا خیال رکھتے ہوئے۔ کیا یہ خوبصورت نہیں ہے؟